हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज के दूसरे एपिसोड की, जहां पर हम आपको बताएंगे प्रमुख लीगल क्वेश्चन जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसके पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को आज डील करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप सभी का। सभी ने कहा सर ऐसी वीडियोज़ बनाइए, तो उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में अगले लीगल चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा लीगल क्वेश्चन एंड सीरीज है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में, इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, इससे एक या दो प्रश्न क्लैट के एग्ज़ाम हो, ब्लैट के हो, या फिर AILET हो, या फिर BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम या DU LLB एग्ज़ाम हो, उसमें इससे प्रश्न पूछे गए हैं जिसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान, जो इंटरनेशनल लॉ है या अंतर्राष्ट्रीय विधि है, पूछा जाता है इससे प्रश्न कि यह जो इंटरनेशनल लॉ है यह किस प्रकार का लॉ है, ये लिखित है या अलिखित है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये उठता है। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर हमारा यदि हम कहें कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ है वह किस फॉर्म में है, तो वह है अलिखित या अनरिटेन फॉर्म में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। यदि कोई पूछ दे कि इंटरनेशनल लॉ का फॉर्म कैसा है, लिखित है या अलिखित है, रिटेन है या अनरिटेन है, तो यह है क्या, अनरिटेन फॉर्म में या फिर है अलिखित है। अब हम बात करें, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो ये इंटरनेशनल लॉ है कब ये डेवलप हुआ, कब ये हम लोगों के बीच में आया, तो इसका उत्तर होगा कब। यह आया कब, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। मतलब जो 17th सेंचुरी थी उसके 1750s के बाद के जो समय थे, यह उसमें डेवलप हुआ है। 1750 के उत्तरार्ध में यह क्या हुआ, इसका उद्गम माना जा सकता है, इसका उद्भव माना जा सकता है। अब हम बात करें इसके क्या कहते हैं कि इसके जो क्या कहते हैं जो विचारधाराएं हैं, उसको कभी प्रश्न पूछे गए हैं कि व्यवहारवादी विचारधारा के कौन प्रतिपादक हैं, या फिर कह दें प्रकृतिवादी विचारधारा कौन प्रतिपादक है, या फिर ग्रेसियसवादी विचारधारा कौन प्रतिपादक है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधि की, इसकी विचारधाराओं की तीन प्रमुख विचारधारा हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली विचारधारा है कौन सी, प्रकृतिवादी, दूसरी है व्यवहारवादी और तीसरी है ग्रेसियसवादी। ये तीन महत्वपूर्ण विचारधाराएं हमें इंटरनेशनल लॉ में देखने को मिलती हैं। तो यदि हम बात करें कि प्रकृतिवादी जो विचारधारा है इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं कौन, सैमुअल पेफर्नडॉर्फ को क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में हम जानते हैं। वहीं यदि व्यवहारवादी विचारधारा की बात करें तो उसके जो है वो कौन है, विंकर्सोक। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि इंटरनेशनल लॉ के जो थॉट है व्यवहारवादी, उसके प्रतिपादक कौन है, उसके कौन है फाउंडर, तो वो है कौन, विंकर्सोक है। विंकर्सोक नाम याद रखिएगा, व्यवहारवादी से विंकर्सोक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसके पूछे जाने की संभावना है। और तीसरा है, आसानी से याद हो जाएगा, ग्रेसियसवादी, और इसके कौन है फाउंडर है, वो है कौन, ग्रेसियस है। ग्रेसियस ने खुद क्या किया था, एक थॉट इम्प्लीमेंट किया था, वो कौन सा था, ग्रेसियसवादी थॉट था। इसके बारे में बात की गई। अब हम बात करेंगे अगले लीगल क्वेश्चन आंसर सीरीज की। तो आइए हम बात करते हैं। बात करने से पहले इस जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, इससे जो कई कथन हमारे दिमाग में आते हैं या देखने को मिलते हैं, उन्हीं का हम दो महत्वपूर्ण कथन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है, इनकी हम जो चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो प्रमुख कथन है इसको लेकर, वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह विधि शास्त्र की समाप्ति का क्या है, एक बिंदु है। इसे किसने कहा था, यह प्रमुख प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। तो इसको किसने कहा था, इसको कहा था हॉलैंड ने। क्या कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है या इंटरनेशनल लॉ है, यह विधि शास्त्र की समाप्ति की क्या है, बिंदु है। किसने कहा, हॉलैंड ने कहा। दूसरा जो हमारा कथन है आज का, वो है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य अंग, जो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसका मुख्य अंग क्या है, युद्ध है, और दूसरा है शांति के कानून। यह दो प्रमुख अंग बताए किसने, ग्रेसियस ने। क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि युद्ध और शांति के कानून का क्या है, ये अंग है। किसने कहा, ग्रेसियस ने कहा। तो हमने जाना किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में, इसका उद्भव कब हुआ ये जाना, उसकी विचारधाराओं को जाना, साथ में उसकी कथनों को जान लिया हमने। इससे बाहर यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि में आपके मैक्सिमम प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे अगले क्रम में क्वेश्चंस की। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि वो है कि भारत में मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून कौन लागू कर सकता है।
आर्मी लागू नहीं कर सकती। ध्यान दीजिएगा, इसे लागू करेगा कौन? संसद करेगा, हमारा पार्लियामेंट लागू करेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा एकदम भी। तो भारत में मार्शल लॉ को कौन लगा सकता है? वो लगा सकता है कौन? संसद लगा सकती है। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रक्रिया विधि अर्थात प्रोसीजरल लॉ के अन्य नाम है, पूछ दिए जाते हैं कि प्रोसीजर लॉ को अन्य हम किस नाम से जानते हैं। तो प्रोसीजर लॉ को अन्य नाम जानते हैं एडजेक्टिव लॉ या फिर अनुपूरक विधि के रूप में हम जानते हैं। अब प्रोसीजर लॉ होता क्या है, हमने एक वीडियो आप बता देंगे, बना देंगे कि आप लोग जानते होंगे कि क्या कहते हैं सिविल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा की है पिछली वीडियो में। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ लॉ करके एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, यदि आप उसे देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो सिविल लॉ प्रोसीजर लॉ होती है, प्रोसीजर लॉ वह क्या होती है? एक ऐसा लॉ जिसमें किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर क्या होगी उन चीज़ों को दर्शाया जाता है। जैसे कि यदि कोई क्राइम कमिट होता है, उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए जो जो प्रोसीजर जो क्या होता है की जाती है, वही क्या होती है? प्रोसीजर लॉ कहलाती है। और इसी प्रोसीजर लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? एडजेक्टिव लॉ या फिर किस नाम से जानते हैं? अनुपूरक विधि के रूप में हम जानते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि प्रथम देश जिसने सार्वभौमिक वयस्क पुरुष मताधिकार के बारे में बात की, वह कौन सा देश है? वह देश है कौन? फ्रांस। फ्रांस ने क्या कहा कि प्रथम देश है वह फ्रांस जिसने सार्वभौमिक वयस्क पुरुष मताधिकार दिया। किसने? फ्रांस ने दिया। अगला हमारा प्रश्न है विधि आयोग से संबंधित है। विधि आयोग के बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं आसानी से। उसमें सभी चीज़ों की विधि आयोग की पूरी डिटेल में चर्चा की गई है, कब गठन किया गया, कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, कौन सी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, किस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इन चीज़ों की चर्चा वहाँ पर की गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि विधि आयोग कब गठित किया गया? तो विधि आयोग गठित किया गया कब? 1834 में। अगला हमारा प्रश्न है कि जो ये विधि आयोग गठित किया गया किस एक्ट के तहत किया गया? तो यह विधि जो आयोग गठित किया गया वह किया गया किस एक्ट के तहत? जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट था 1833, उसके तहत हमारे विधि आयोग का गठन किया गया है। चार्टर 1833 के तहत क्या किया है? विधि आयोग का गठन किया गया है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं कि विधि चोरी की जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यदि आप चोरी करेंगे तो क्या किसी की ज़मीन चुरा ले जाएंगे? नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी अर्थात जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, हम केवल उन्हीं वस्तुओं की चोरी कर सकते हैं जिसको कहा गया है हिंदी में जंगम वस्तुएं या फिर कहा गया है मूवेबल प्रॉपर्टी। अर्थात हम केवल और केवल चोरी उन्हीं चीज़ों की कर सकते हैं जो मूवेबल होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, आसानी से हम उन्हीं चीज़ों की चोरी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चोरी उन्हीं वस्तुओं की जा सकती है जो मूवेबल होंगी अर्थात जंगम वस्तुएं होंगी। स्थावर वस्तुएं या फिर इनमूवेबल चीज़ों की हम चोरी नहीं कर सकते। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है क्या कि संरक्षक की नियुक्ति के उपरांत एक व्यक्ति कब वयस्क होगा? मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बालक है, यदि उसके संरक्षक की नियुक्ति की जाती है तो उस समय वह व्यक्ति वयस्क कब माना जाएगा? सिंपली आप लोग जानते होंगे एक व्यक्ति वयस्क होता है किस उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। लेकिन जब न्यायालय द्वारा उसके संरक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है तो उसकी जो 18 वर्ष की सीमा होती है वयस्क होने की, वह बदल कर कितने वर्ष की हो जाती है? 21 वर्ष की। अर्थात अब वह व्यक्ति संरक्षक की नियुक्ति के दौरान कब वयस्क होगा? 21 वर्ष में वयस्क होगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि संरक्षक की नियुक्ति नहीं हुआ होगा तब वह वयस्क होगा कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। यदि संरक्षक नियुक्त हो जाता है तो वह अब होगा किस वर्ष में? 21 वर्ष में होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है कि जब प्रस्तावना स्वीकार होती है तो क्या बन जाता है? जब प्रस्तावना एक प्रपोजल या ऑफर क्या होता है, जब किसी के द्वारा स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह क्या हो जाता है? प्रॉमिस हो जाता है या फिर कोई वचन हो जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि जमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार किसके पास है? मान लीजिए कोई बेलेबल ऑफेंस है, कोई एक छोटा मोटा ऑफेंस है, बेलेबल, इसमें जमानत का अधिकार है व्यक्ति के पास, तो उसमें जमानत किसके द्वारा उस व्यक्ति को दी जाएगी? तो उसमें जमानत दी जाएगी किसके द्वारा? न्यायालय या कोर्ट के द्वारा या फिर पुलिस अधिकारी। दोनों के पास ये अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को क्या दे सके? जमानत अर्थात बेल दे सके। ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। लेकिन किसमें? जमानती अपराध में, बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल में नहीं। नॉन बेलेबल किसके पास है? न्यायालय के पास है। लेकिन यदि बेलेबल ऑफेंस है तो
उसमें न्यायालय और पुलिस अधिकारी दोनों के पास है, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि विधि आयोग सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो विधि आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। जो लॉ कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अभी तक कुल कितने विधि आयोग अर्थात लॉ कमीशन का गठन हो चुका है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। यह पूछा जा सकता है, करंट का भी प्रश्न है, क्योंकि 2020 में विधि आयोग का गठन किया गया। कौन से विधि आयोग का गठन किया गया, 22 में। तो अब तक कुल मिलाकर 22 विधि आयोगों का गठन किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न है कि जो पिछली जो थी विधि आयोग अर्थात 21वां जो विधि आयोग था उसके कौन अध्यक्ष थे। यह महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है। तो यह कौन है, वी.एस. चौहान है। कौन है, वी.एस. चौहान, जो कि कहाँ से पढ़े हैं, वो पढ़े हैं BHU से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। कौन, जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, वी.एस. चौहान। अब अगला प्रश्न है कि जो ये 21वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल कब समाप्त हुआ। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉरी, इसका कार्यकाल समाप्त हुआ 31 अगस्त 2018 को। 31 अगस्त 2018 को 21वें विधि आयोग, 21वें लॉ कमीशन का कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। वहीं पर यदि हम बात करें 22वें विधि यदि समाप्त हुआ तो 22वां का गठन भी हुआ। कब हुआ, तो वह गठन हुआ कब, 19 फरवरी 2020 में। 19 फरवरी 2020 में किसका गठन किया गया, 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर हमने बात की इंटरनेशनल लॉ के बारे में, उनके प्रमुख कथनों के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में, विधि आयोग से संबंधित बातों की चर्चा की हमने इस वीडियो में। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ऐसे ही वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपका क्या करें, पढ़ाई में मन लगा रहे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।